वंदे मातरम। मैं भागीरथ सिंह राठौड़ विद्या भारती की ऑनलाइन कक्षाओं पे सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग स्थिर विद्युती के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। 12th की भौतिक विज्ञान के फर्स्ट लेसन स्थिर विद्युती के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसे कि पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कि स्थिर विद्युती की क्या है, इसका उपयोग क्या है, आवेश क्या है, इनके गुणधर्म क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने वीडियो के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज की वीडियो में हम लोग आवेशन की विधियां पढ़ने जा रहे हैं, यानी आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां यानी आवेश कितने प्रकार से एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो सकते हैं, इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आवेशन की मुख्यतः 4 विधियां हैं, जिनमें सबसे पहले हम लोग चालकीय विद्युतीकरण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चालकीय विद्युतीकरण। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चालकीय विद्युतीकरण। चालकीय विद्युतीकरण में यानी आवेशन की विधियों का मतलब है कि आवेश कितने प्रकार से एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो रहे हैं। इनमें सबसे पहले हम लोग पढ़े चालकीय विद्युतीकरण। चालकीय विद्युतीकरण में क्या है कि एक अनावेशित इलेक्ट्रोस्कोप हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पे चित्रानुसार आपको दर्शाया गया एक अनावेशित इलेक्ट्रोस्कोप है। ये इस अनावेशित इलेक्ट्रोस्कोप है और इसकी पत्तियां चित्रांश अनावेशित इलेक्ट्रोस्कोप एक दर्शाया गया है। अब इस अनावेशित इलेक्ट्रोस्कोप के पास में डिस्क है। अनावेशित इलेक्ट्रोस्कोप के पास में जब हम लोग आवेशी छड़ को लेकर के आते हैं, आवेशी छड़ चित्रानुसार जब हम लोग एक अनावेशित इलेक्ट्रोस्कोप के पास में आवेशी छड़ को लेकर के आते हैं तथा स्पर्श करवाते हैं, जैसे ही हम लोग स्पर्श करवाएंगे तो आवेशी छड़ से आवेश है वो अनावेशी छड़ पे आ जाएंगे, यानी इलेक्ट्रोस्कोप पे आ जाएंगे और इलेक्ट्रोस्कोप की जो पत्तियां हैं उन पर भी समान आवेश आ जाएंगे, यानी इस पे इन पत्तियों पर भी ऋणात्मक आवेश आ जाएंगे। इस प्रकार से आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो रहे। इस विधि को कहा जाएगा चालकीय विद्युतीकरण। यानी चालकीय विद्युतीकरण में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोस्कोप ले रहे हैं, अनावेशित इलेक्ट्रोस्कोप है। इस अनावेशित इलेक्ट्रोस्कोप को हम लोग एक आवेशी छड़ के पास में लेकर के जा रहे तथा स्पर्श करवा रहे। जैसे ही आवेशी छड़ को यहाँ इलेक्ट्रोस्कोप से स्पर्श करवाएंगे तो आवेशी छड़ से आवेश है वो अनावेशी छड़ पे आ जाएंगे और अनावेशी छड़ की पत्तियों पर भी आवेश आ जाएंगे, यानी समान आवेश आ जाएंगे और ये पत्तियां भी आवेशित हो जाएगी। इस प्रकार से एक वस्तु से दूसरी वस्तु में यहाँ पे आवेशों का स्थानांतरण हो रहा है और इस विधि को कहा जाएगा चालकीय विद्युतीकरण। फर्स्ट इसके पश्चात आता है घर्षणात्मक विद्युतीकरण। घर्षणात्मक विद्युतीकरण का यहाँ पे घर्षणात्मक यानी जब दो पदार्थों को उचित रूप से रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ से आवेश है वो दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित होंगे। इस विधि को कहा जाएगा घर्षणात्मक विद्युतीकरण। जो थर्ड है आवेशन की जो थर्ड विधि है उसको कहा जाएगा प्रेरण द्वारा आवेशन। यानी प्रेरण द्वारा आवेशन का तात्पर्य क्या है कि चित्रानुसार हम लोग एक धनावेशी छड़ है, इस धनावेशी छड़ के पास में एक अनावेशी छड़ को लेकर के आते हैं किंतु स्पर्श नहीं करवाते, किंतु जैसे ही हम लोग पास में रखेंगे तो इस अनावेशी छड़ पे यानी जो ये ए छड़ है ये तो आवेशी छड़ है, इसके पास में जो बी है वो एक अनावेशी छड़ है, किंतु जैसे अनावेशी छड़ को केवल पास में रखेंगे तो अनावेशी छड़ पे समानता विपरीत आवेश आ जाएंगे, यानी अंदर की तरफ तो ऋणात्मक आवेश आ जाएंगे और बाहर की तरफ आ जाएंगे धनात्मक आवेश। इस विधि को कहा जाएगा प्रेरण द्वारा आवेशन। इसलिए आज की वीडियो में सबसे पहले हम लोग आवेशन की विधियों के बारे में चर्चा कर रहे थे कि आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण की यहाँ पे 3 विधियां अभी बताई गई आपको, चालकीय विद्युतीकरण, घर्षणात्मक विद्युतीकरण और प्रेरण द्वारा आवेशन, ये पढ़ा है हमने। इसके पश्चात हम लोग पढ़ेंगे आवेश तथा द्रव्यमान में अंतर। यानी आवेश और द्रव्यमान का मुख्य, इन दोनों में मुख्य क्या अंतर, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आवेश तथा द्रव्यमान में अंतर, जरा ध्यान से देखिए आवेश और द्रव्यमान में क्या अंतर है, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं।
आवेश द्रव्यमान। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आवेश है, आवेश धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं। यानी आवेश दो प्रकार का होता है, यानी धनात्मक और ऋणात्मक। आवेश धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकते हैं। आवेश धनात्मक या ऋणात्मक प्रकृति का हो सकते हैं। यानी आवेश धनात्मक या ऋणात्मक प्रकृति का होते हैं या हो सकते हैं, जबकि द्रव्यमान है वह सदैव धनात्मक प्रकृति का होते हैं। यानी द्रव्यमान सदैव धनात्मक प्रकृति का होते हैं। इसके पश्चात आवेश है वो स्थिर विद्युतिकी में अपनी भूमिका अदा करते हैं। आवेश स्थिर विद्युतिकी में अपनी भूमिका अदा करते हैं, जबकि द्रव्यमान है वो गुरुत्वाकर्षण में अपनी भूमिका अदा करते हैं। इसके पश्चात आवेश है वो एक अदिश भौतिक राशि है। आवेश अदिश भौतिक राशि है, जबकि द्रव्यमान है वो भी अदिश भौतिक राशि है। द्रव्यमान भी अदिश भौतिक राशि है। इसके पश्चात ध्यान से देखिए, आवेश है उसका विमीय सूत्र, आवेश का विमीय सूत्र होता है वो होता है AT, और द्रव्यमान का विमीय सूत्र होता है M, MLAT। L पे का 0, A पे का 0, T पे का 0, M पे का 1। तो आवेश का विमीय सूत्र होगा AT, द्रव्यमान का विमीय सूत्र होगा M1। आवेश का ऐसा ही मात्रक है वो होगा कूलाम। आवेश का ऐसा ही मात्रक होगा वो होगा कूलाम, और द्रव्यमान का जो ऐसा ही मात्रक है वो होगा kg। इस प्रकार से हम लोगों ने पहले आवेशन की विधियां पढ़ी, फिर सेकंड टॉपिक में हम लोगों ने आवेश तथा द्रव्यमान में अंतर पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसी लेसन में अगला जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है कूलाम नियम। जरा ध्यान से देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है कूलाम नियम। कूलाम का नियम बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मोस्ट है। कूलाम का नियम क्या है? चित्रानुसार आपको दो आवेश दर्शाए गए, एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है। दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पे रखे गए। तो कूलाम का अदिश रूप क्या होगा? कूलाम नियम क्या है? कूलाम नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के मध्य, यानी कूलाम नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के मध्य, दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला,
आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके मध्य की दूरी के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वह दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अर्थात F समानुपाती Q1 Q2 और F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², इसको समीकरण नंबर 1 कहेंगे, इसको समीकरण नंबर 2, और दोनों को साथ में हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि F समानुपाती Q1 Q2 बट्टा r², F बराबर लिखेंगे K Q1 Q2 बट्टा r²। उपरोक्त समीकरण में K एक नियतांक है जिसे कुलामी नियतांक के नाम से जाना जाता है, जिसे कुलामी नियतांक कहा जाता है। अब हम लोग इस कुलामी नियतांक का मान निकालेंगे। जरा कुलामी नियतांक का मान किस प्रकार से निकाला जाता है वो देखिए। यहां पे हम लोग कुलामी नियतांक जो K आ रहे हैं इसका मान ज्ञात करेंगे। कुलामी नियतांक का मान, कुलामी नियतांक K का मान कुलामी नियतांक K का मान, कुलामी नियतांक K का मान जरा ध्यान से देखिए। कुलामी नियतांक K का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। कुलामी नियतांक K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, जहां से एप्सिलॉन है उसको कहा जाता है विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन बराबर होते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है वो, यहाँ पे एप्सिलॉन विद्युतशीलता है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट और निरपेक्ष विद्युतशीलता है, और एप्सिलॉन r है उसको कहा जाता है सापेक्ष विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन नॉट है इसका मान होता है 8.85 × 10⁻12, और एप्सिलॉन r है यदि माध्यम वायु या निर्वात है उस कंडीशन में एप्सिलॉन r का मान होगा वो होगा सदैव 1। यानी एप्सिलॉन नॉट है इसमें हम लोग लिखेंगे K बराबर 1/4 पाई, एप्सिलॉन का मान निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r, और 1/4 पाई का मान 3.14, और एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट है निरपेक्ष विद्युतशीलता है, और निरपेक्ष विद्युतशीलता का मान फिक्स होता है, सभी याद रखना, निरपेक्ष विद्युतशीलता का मान होता है 8.85 × 10⁻12, और एप्सिलॉन r है वो सापेक्ष विद्युतशीलता है। और यदि माध्यम वायु या निर्वात है उस कंडीशन में सापेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन r का मान होगा वो होगा 1। और जब इन संपूर्ण संख्याओं को जब हम लोग हल करेंगे तो K का मान आएगा 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये आ जाएगा K का मान। यानी 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये आ जाएगा कुलामी नियतांक K का मान। ये कुलामी नियतांक K का मान जब हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास में F का मान यानी F बराबर आ जाएगा, यानी ये मान यहाँ पे रख सकते हैं। जब उसी कंडीशन में रखेंगे जब हमारे पास न्यूमेरिकल जब हल करना होता है तो हम लोग यहाँ पे K का मान ये सदैव याद रखेंगे 9 × 10⁹ और Q1 Q2 इसके मान हमें पेपर में दिए हुए मिलेंगे, R का मान भी दिया हुआ मिलेगा, और दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान हम लोग याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने कूलाम नियम के बारे में अभी यहाँ पे अध्ययन किया है कि कूलाम नियम क्या है। तो आपको बताया कि दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है वह दोनों आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती होता है और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं।
F समानुपाती Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, F बराबर K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। उपरोक्त समीकरण में K एक नियतांक है जिसे कूलामी नियतांक की सहायता से जाना जाता है और कूलामी नियतांक का मान इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। कूलामी नियतांक K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन के स्थान में लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और 1/4 पाई का मान 3.14, एप्सिलॉन नॉट का मान लिखेंगे 8.85 इंटू 10 की घात 12, और एप्सिलॉन आर का मान होगा 1। जब इन संपूर्ण संख्याओं को हल करेंगे, मान को हल करेंगे, तो के का मान हमारे पास में आएगा 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसके पश्चात हम लोग पढ़ेंगे कूलाम नियम का सदिश रूप। कूलाम नियम का सदिश रूप जरा ध्यान से देखिए। कूलाम नियम का सदिश रूप कूलाम नियम का सदिश रूप कूलाम नियम का सदिश रूप, यहां पे हम लोग कूलाम नियम के सदिश रूप के बारे में पढ़ेंगे। चित्रानुसार दो आवेश दर्शाइए Q1 और Q2, यानी Q1 आवेश से Q2 आवेश की तरफ जो इकाई सदिश है उसको कहा जाएगा R12, और Q2 से Q1 की तरफ जो इकाई सदिश होगा उसको कहा जाएगा R21। यानी सबसे पहले हम लोग Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पे जो लगने वाला जो बल होगा, यानी इस आवेश के कारण Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पे लगने वाला बल है, उसकी डायरेक्शन होगी इधर। Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पे लगने वाला बल, और उसको कहा जाएगा F21। F21 सदिश, F21 सदिश का मतलब ये होगा Q2 यानी Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पे लगने वाला बल। इसके पश्चात Q2 आवेश के कारण इस Q1 आवेश पे लगने वाला जो बल होगा उसकी डायरेक्शन होगी इधर, और उसको कहेंगे हम लोग F12 सदिश। F12 सदिश का मतलब ये होगा Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पे लगने वाला बल, यानी Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पे लगने वाला वो तो होगा F21 सदिश, और Q2 आवेश के कारण यानी इस Q2 आवेश के कारण इस Q1 आवेश पे लगने वाला बल है वो होगा F12 सदिश। अब सबसे पहले Q1 आवेश के कारण Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगने वाला बल, Q1 आवेश के कारण Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगने वाला बल, और उसका मान कितना आएगा, F बराबर हम लोग लिखेंगे, यानी Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगने वाला वो होगा F21 सदिश। तो हम लोग इसको लिखेंगे F21 सदिश बराबर K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर और R कैप 12 इस प्रकार से Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगने वाला बल, इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर लगने वाला बल, Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर लगने वाला बल, और वो बल होगा F12 सदिश बराबर K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर R कैप 21। यहां पे R कैप 12 ये भी इकाई सदिश है Q1 आवेश से Q2 आवेश की तरफ, और यहाँ पे R कैप 21 है वो भी इकाई सदिश है। यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, हम जानते हैं कि न्यूटन की गति की क्रिया प्रतिक्रिया नियम से जानते हैं कि R कैप 12 बराबर होता है माइनस का R कैप 21। R कैप 12 बराबर होता है माइनस का R कैप 21। इसको समीकरण नंबर 1 कहेंगे, ये समीकरण नंबर 2 है, और ये समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 3 का जब मान रखेंगे तो समीकरण नंबर 1 का रूप यह होगा, यानी F21 सदिश बराबर K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर,
और आर के 1 2 इसके स्थान में लिख सकते हैं माइनस का आर कैप 2 1, माइनस का आर कैप 2 1। इसको हल करेंगे, इसका मान आएगा माइनस का के Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर और आर कैप 2 1, ये आ जाएगा F21 सदिश, F21 सदिश। इसको समीकरण नंबर दे देंगे 4। अब जरा ध्यान से देखिए समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 से जानते के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर आर के 1 2, यानी के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर आर के 1 2, इसके स्थान पे तो हम लोग समीकरण नंबर 2 से लिख सकते हैं F12। तो समीकरण नंबर 4 का रूप कैसे आ जाएगा कि F21 सदिश बराबर हमारे पास में आ जाएगा माइनस का F12 सदिश। यानी इस समीकरण नंबर 5 से ये सिद्ध होगा कि Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगने वाला बल और Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर लगने वाले दोनों बल परिमाण में तो समान होंगे किंतु डायरेक्शन में एक दूसरे के विपरीत होंगे। इस प्रकार से ये कूलाम नियम का सदिश रूप हमने यहाँ पे सिद्ध किया है। इस प्रकार से हम लोग, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा हो फिर से पूर्ण मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे आवेशन की विधियाँ पढ़ी और आवेशन की विधियों के पश्चात हम लोग आवेश तथा द्रव्यमान में अंतर पढ़ा और आवेश और द्रव्यमान के अंतर के पश्चात हम लोगों ने कूलाम नियम का अदिश रूप पढ़ा, फिर हम लोगों ने कूलाम नियम का सदिश रूप पढ़ा। इस प्रकार से चारों टॉपिक के बारे में हम लोग इस वीडियो में अध्ययन किया है। थैंक्स ऑल द स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में फिर आगे के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे।